हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस चैनल पे। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 ईयर प्लान से। देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तब ऑलरेडी अंग्रेज़ों ने भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली एक्सप्लोइटेशन कर लिया था, ठीक है। और भारत में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जैसे एविल्स प्रिवेलेंट थे, ठीक है। तो अब जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसके सामने चुनौती थी कि अब भारत को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने प्लान किए 5 ईयर प्लान्स। उनके बेसिस पर वो भारत में डेवलपमेंट करवाना चाहते थे, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट होती है भारत की इकोनॉमिक जर्नी। कुछ प्लान फुल्ली सक्सेसफुल रहे तो कुछ प्लान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह सके। कुछ प्लान फुल्ली फेल हो गए क्योंकि कुछ समय पर कुछ दिक्कतें भी आती थी, जैसे कि चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ युद्ध, जैसे कि इस तरह की दिक्कतें आई थी, ठीक है। इसीलिए कुछ प्लान फेल भी गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्लान से। देखिए दोस्तों, जब पहला प्लान लागू हुआ 1951 टू 1956 से, तब इंडिया ऑलरेडी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, जैसे कि इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ फ्रॉम बांग्लादेश, फूड की शॉर्टेज थी हमारे देश में, और इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए, पहले तो फूड शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ठीक है। और बाद में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी को भी फोकस किया गया, और पावर और ट्रांसपोर्ट, इन दोनों सेक्टर्स में भी एम्फेसिस दिया गया था। दिस वॉज अ सक्सेसफुल प्लान, मतलब ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुल रहा था। बिकॉज इसका कारण क्या था, क्योंकि जो लास्ट 2 ईयर थे उसमें बहुत ही अच्छी उपज हुई थी हमारी एग्रीकल्चर में, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ही अच्छी उपज हुई थी, इसीलिए ये प्लान सक्सेसफुल रहा था। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पता है आपको? रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़, फूड में सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब पहले ही फूड शॉर्टेज तो थी ही हमारे देश में, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव रहा है। और कंट्रोल ऑफ प्राइस, हमने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ा ही जा रहा था। और एक याद रखने वाली बात है, ये हारोद डोमर मॉडल पर बनाया गया था। इसका नाम याद रखना, हारोद डोमर मॉडल। इसका टारगेटेड ग्रोथ क्या था? 2.1%। जब ये प्लान किया गया था उसका टारगेट था 2.1% का ग्रोथ रेट, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट मिला 3.6% का, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दूसरे प्लान पे चलते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान डिवाइस किया गया था 1956 से 1961 तक, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, स्पेसिफिकली हेवी इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के साइड में इंडस्ट्री पर भी फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या हुई थी, उसमें इंपोर्ट पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, वो भी फॉरेन लोन्स लेके, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में फॉरेक्स का जो स्टॉक था वो बहुत ही कम हो गया। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन अस्तित्व में आया था, और ये याद रखना ये बात, ये महालानोबिस मॉडल पे ये 5 ईयर प्लान बनाया गया था, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा जाता है, सेकंड 5 ईयर प्लान और फर्स्ट 5 ईयर प्लान दोनों का मॉडल याद रखना। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। उस प्लान को 1961 से 1966 तक इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें फिर से एग्रीकल्चर पे टॉप प्रायोरिटी दी गई थी। जाहिर सी बात है, हमारे देश में एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है हमारे देश में इकोनॉमी में, और तीसरे 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फिर से बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। लेकिन कुछ दिक्कतें क्या आई? ये प्लान अच्छे से चल रहा था, लेकिन दिक्कतें कहाँ आई? चाइना का जो हमारे साथ वॉर हुआ था 1962 में, हमें पता, हम ये बात जानते हैं कि कभी भी वॉर होता है ना, तब दोनों देशों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो जीतने वाला देश हो या हारने वाला देश हो, दोनों देशों की इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आता है।
तो इस चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि हमें अपने जो एफर्ट्स थे एग्रीकल्चर और इन सब के, वो हमें डिफेंस के मतलब अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए डाइवर्ट करने पड़े। मतलब जो भी हमारा हमारे पास जो भी वित्त होगा, हमारे पास जो भी पैसे होंगे, उसको डिफेंस में लगा देने पड़े, ठीक है। तभी तो और इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर के पीछे जो फोकस होना चाहिए था वो डाइवर्ट हो गया। उसके बाद 1965 में इंडो पाक का वॉर हुआ और 1965 से 1966 तक सीवियर ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ा था हमारे देश में। इससे फिर फूड शॉर्टेज हो गई। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड दोनों तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई थी हमारे कंट्री में। इसकी वजह से ये 5 ईयर प्लान जो था ये इतना अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर भी उसके बाद 1966 के दौरान जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था इंडिया में, उससे फिर से एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिला, एक फोकस मिला, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी फूड शॉर्टेज तो थी ही और हम फूड के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर को फिर से अटेंशन मिला। उसके बाद बारी आई चौथे 5 ईयर प्लान की। क्यों? लेकिन ऑलरेडी हमारे रुपये का डिवोल्यूशन हो चुका था, इसलिए बहुत ही मंदी भी आ चुकी थी और इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अभी पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसे डिले करना पड़ा। उसकी जगह 3 एक वर्षीय प्लान लाए गए जो 1966 से 1969 तक चले, ठीक है। एम्फेसिस उसमें एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस किया गया था, जो क्यों हमने देखा जो ड्रॉट पड़ा था और भारत चाइना का युद्ध हुआ था, इसीलिए सीवियर फूड शॉर्टेज तो ऑलरेडी हो ही गई थी हमारी कंट्री में। इसी 1 ईयर प्लान्स के दौरान एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी भी लाई गई, ठीक है, जिससे हम अपने फूड सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बन सके, ठीक है। इन प्लान्स के दौरान हमने सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए कई मेजर्स अपनाए, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बोलते हैं जो हम सीड्स की, उसका उपयोग करना, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके लैंड की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल। हमें पता है हमारा देश अभी भी मानसून के ऊपर आधारित रहता है, तो इरिगेशन पोटेंशियल का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट रहता है एग्रीकल्चर के टॉपिक को देखते वक्त। इट एब्जॉर्ब द शॉक्स, मतलब जो 5 ईयर प्लान्स में जो सेटबैक्स हुए थे, मतलब सूखा पड़ा और चाइना के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जो भी हमें लॉसेस हुए थे एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स में, इस 1 ईयर प्रोग्राम्स के दौरान उनका कंपेंसेशन हो सका, क्योंकि ये प्लान सक्सेसफुल रहे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, ताकि जो पिछला जो नुकसान हुआ था पिछले 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान, ये इस प्लान्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 4th 5 ईयर प्लान पे। इस 4th 5 ईयर प्लान का 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 उद्देश्य थे। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता के साथ विकास, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना। इस फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू में बहुत सक्सेसफुल रहा। पहले 2 ईयर में रिकॉर्ड ब्रेक उपज हुई थी हमारे एग्रीकल्चर में, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स फिर से वीक मानसून रहा और उससे हम जानते हैं हमारे भारत का एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट रहता है बहुत ज़्यादा। इसलिए जैसे ही मानसून वीक पड़ा, वैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत घट गया, ठीक है। इसी फोर्थ 5 ईयर प्रोग्राम के दौरान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था उनका, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए थे ये, ठीक है। इसी 5 ईयर प्रोग्राम के दौरान ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो कि अनदर एक सेटबैक गिन सकते हैं हम। और इसके साथ ही बांग्लादेश से रेफ्यूजीज़ का आना फिर से शुरू हो गया था, ठीक है। और हाँ, और ये ऐसी जब सिचुएशंस क्रिएट होती है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट नेचुरली डाउन हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है।
ओवरऑल प्लान इज़ कंसिडर्ड अ बिग फेलियर। ये प्लान एक बड़ा फेलियर था, क्योंकि ऐसे तो ये सही चला था इनिशियली, पर कुछ नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज़ के कारण इसका ग्रोथ रेट बहुत ही घट गया, जितना टारगेट किया था उतना हो नहीं पाया। इस तरह से ये प्लान तो फेल गया। फिर बाद में 5th 5 ईयर प्लान लाना गया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1974 से 1979। हम जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जाहिर सी बात है इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं। इस वक्त के दौरान ग्लोबल क्रूड ऑयल में क्राइसिस हुए थे, इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी भी ऑलरेडी वोलेटाइल थी। ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छी तरह से चल नहीं रही थी। जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही हो तो इसका इफेक्ट इंडिया पर भी आएगा। तो इंडिया पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था और इंडिया में भी थोड़ा सा स्लो डाउन था। इस वजह से पॉलिसी फ्रेमर्स ने फूड और एनर्जी सेक्टर पे फोकस किया, क्योंकि हमें फूड पे आत्मनिर्भर तो बनना ही था और एनर्जी सेक्टर पे, दोनों पे फोकस किया। इसी वक्त के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार थी इस वक्त, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनना। याद रखना, ये पूछा जाता है गरीबी हटाओ उनका नारा किस 5 ईयर प्लान के दौरान दिया गया था, जो वो 5th ईयर 5 ईयर प्लान। नाउ हाँ, हुआ कैसा कि प्लान कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। जितना सोचा था वो कर नहीं पाए, क्योंकि नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स इसमें काम कर रहे होते। इमरजेंसी लाई गई थी 1975 में, जिसने बहुत ही बुरी तरह से इसको अफेक्ट किया था प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को। और बाद में जब 1978 में हम तो जानते ही है पॉलिटिकल ये जो थोड़ी ब्रावल होती है, 1978 में जनता पार्टी आई थी। उन्होंने 1978 में ही उस प्लान को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उस जनता पार्टी ने 6th ईयर 5 ईयर प्लान लाने का सोचा, जो 1978 से 1973 तक। लेकिन ये पार्टी, ये गवर्नमेंट थी जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट, वो 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाई। तो क्या हुआ, 1970 में ही इस प्लान को समाप्त कर दिया गया। अब कांग्रेस फिर से पावर में आ गई 1980 में। अब वो अपना प्लान फिर से लाएगी, 6th ईयर प्लान। पहला वाला तो टर्मिनेट हो गया था। तो इस 6th 5 ईयर प्लान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तब राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी को इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में विकास करना था, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों पे ज़्यादा फोकस किया। इस प्लान को हम सक्सेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टारगेट्स सोचे गए थे वो सब कुछ मोर और लेस ख़त्म हो सके। लेकिन फिर एक नेचुरल कैलामिटी हुई इंडिया में। 1984 से 1985 तक फेमिन हुआ था। अब फिर से फूड शॉर्टेज होगी, और फूड शॉर्टेज होने की वजह से फिर से हमारी कंट्री में इकोनॉमी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ था। मेजर नेशनल हाईवेज जो आज भारत में है, वो 6th 5 ईयर प्लान के दौरान बनाए गए थे। फैमिली प्लानिंग प्लान्स वेयर इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंट्रोड्यूस किस में हुए थे, 4th 5 ईयर प्लान में। इसमें इम्प्लीमेंट किए गए थे। एक्चुअल ग्रोथ रेट टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा था, क्योंकि ये प्लान अच्छा गिना जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे। इस प्लान को भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जारी किया गया था। इस प्लान का एक बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि 6th 5 ईयर प्लान में ऑलरेडी सक्सेस हमें मिल चुका था। इसलिए हमारे देश का इकोनॉमी का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए गए थे 6th ईयर प्लान में। इसलिए ये प्लान और इस प्लान का प्राइमरी एम था अपग्रेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने देखा कि 6th 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया था। अब और भी ज़्यादा अपग्रेड करना था इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को।
दिस प्लान वॉज, ये प्लान बहुत ही सफल रहा। जो टारगेटेड था 5.6% का वृद्धि का, उससे ज़्यादा वृद्धि हुई 6% की। इसीलिए इस प्लान को काफ़ी, वैसे भी मैंने पहले भी कहा आपको कि 6th 5 ईयर प्लान में बेस स्ट्रॉन्ग किया गया था, इसीलिए इसमें आसानी से ग्रोथ हो सका। 8th 5 ईयर प्लान में क्या था, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बरत रही थी। और जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है ना कोई भी कंट्री में, तब इसकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती। वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का भुगतान बिगड़ता जा रहा था। डेब्ट का बर्डन भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमने लोन्स ले रखे थी विदेशों से। बजट की डेफिसिट ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे पास उतनी रेवेन्यू नहीं थी जितनी हमें खर्च करनी है। इससे जाहिर है कि रिसेशन भी आएगा। तो कंट्री ओवरऑल मंदी का दौर चल रहा था कंट्री में। फॉरेक्स का जो हमारा भंडार था वो भी बहुत कम था, और इसका डिले भी हो गया था। इसको 2 ईयर लेट इम्प्लीमेंट करना पड़ा था, क्योंकि जो 8th 5 ईयर प्लान में जो मैंने बताया ना, ये सब कुछ मंदी का दौर चल रहा था, तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे नहीं हो सका। इसको राव और मनमोहन मॉडल पे बनाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और इसी 8th 5 ईयर प्लान के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, ये बात याद रखना। इस प्लान की एवरेज ग्रोथ रेट मिली थी हमें 6.8% अराउंड, और टारगेट था 5.6 का। तो ऐसे देखा जाए तो ये प्लान बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वैसे भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें ग्रोथ रेट तो दिखेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट में प्रपोर्शन था वो कम हो गया था एलपीजी के रिफॉर्म्स के बाद। अब आते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे। 9th 5 ईयर प्लान वॉज डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। उसमें 8th 5 ईयर हमने देखा कि 8th 5 ईयर प्लान के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब जाहिर सी बात है 9th 5 ईयर प्लान में इसका डिपेंडेंस बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर पे, इंडियन एज वेल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। देखिए दोस्तों, ये हम अब थोड़ी बात करते हैं। ये हम सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं है। देखिए दोस्तों, कंट्रोल्ड प्राइवेटाइजेशन हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। उससे हमारे जो हमारे जो एसेट्स है, गवर्नमेंट के एसेट्स है, जो इसका जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। हम देख सकते हैं गवर्नमेंट के अभी सभी एसेट्स, अभी आप बोल सकते हो कि 30-40% के यूटिलाइजेशन रेशियो पे काम कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो आप तो जानते हैं उनका एम होता है प्रॉफिट बनाना, तो उससे जाहिर सी बात है कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। तो एक तरह से देखा जाए प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी बात है, अगर उसके इस फैक्टर को ध्यान में लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्लान में फिर से एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को फोकस किया गया था, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। हम जानते हैं यहाँ हमारे देश में रूरल माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि जो एक गाँव में जो एग्रीकल्चर होता है वो तो मानसून के दौरान ही उसमें काम होता है, और वो भी मानसून का भी फिक्स नहीं रहता। मानसून, हमारे इंडिया का मानसून भी अनस्टेबल होता है, कभी कभी बरसात नहीं भी आती। इस 9th 5 ईयर प्लान का टारगेटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा था जो एक्चुअल ग्रोथ रेट से, जो बताता है कि हम इतनी ज़्यादा ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए जितनी हमने सोची थी। अब आते हैं 10th 5 ईयर प्लान पे। इसमें स्टेट्स का रोल जो डेवलपमेंट में था, मतलब स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। सभी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ना करके अब कुछ चीज़ें स्टेट्स को भी दी गई थी। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज हमने देख रहे हैं, तो पंचायती राज को भी ज़्यादातर इन्वॉल्व किया गया था डेवलपमेंट प्रोसेस में। मतलब इसका मतलब क्या होता है, उन्हें कुछ पावर्स दी जाती है, कुछ रिसोर्सेज दी जाते हैं जो अपनी तरफ से यूज़ कर सके। जिसके सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा, डिलेज हो गए, ऐसा कुछ होगा, डिलेज हो गए, एक्सपेंसिव होगा, ये सब कुछ। लेकिन इसमें लोकली जो पंचायती राज को ही इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ये
फास्टर तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका जो टारगेट्स थे 10th 5 ईयर प्लान के वो थे रिडक्शन इन जेंडर गैप्स, मतलब जेंडर इक्वालिटी, और लिटरेसी और वेज रेट, मतलब इन दोनों में जेंडर इक्वालिटी, जो लिटरेसी हमारे यहाँ जो इम्बेलेंस रहता है लड़की और लड़कों का, मतलब लड़के ज़्यादा ऐसा देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं और लड़कियों को उठा लिया जाता है पढ़ने से। वेज रेट में भी इक्वालिटी हमने कहीं कहीं ज़्यादातर देखा होगा कि वुमन को कम सैलरी दी जाती है। रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनका मरने का आंकड़ा कम करना था। लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट करना था हमें। एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस बढ़ाना था हमें, ज़्यादा लोगों को उसको पहुंचाना था। रिवर को, जो पोल्यूटेड रिवर थी उनका क्लीनिंग करना था। तो ये सब हमारे टारगेट्स थे 10th 5 ईयर प्लान के दौरान, जो कि 2002 और 2007 के बीच अप्लाई किया गया था। अब आते हैं 11th 5 ईयर प्लान पर। 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम था तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब पहले क्या होता है हम देखते हैं। देखिए, ग्रोथ, हमारे कंट्री की ग्रोथ हो तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का ग्रोथ हो। जैसे हम कोई सेक्टर देखते हैं, चलिए कि हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ गया है, चलो डबल हो गया, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान की सैलरी भी डबल हो गई, हर एक इंसान की जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो भी अच्छे हो गई। कोई रीजन ऐसा होता है जहाँ पे अभी भी बैकवर्डनेस होती है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि सभी सेक्शंस को साथ में लेके ग्रोथ करना है। किसी एक सेक्शन का ग्रोथ हो और दूसरे सेक्शन का ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। 11 प्लान था उसका स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था। शुरुआत में 9.3% ग्रोथ रेट मिला था, लेकिन बाद में जो 2008-2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे यूएसए में, उसकी अब दो साल तक बहुत बड़ा रिसेशन आया था यूएसए। तो जाहिर सी बात है यूएस के इकोनॉमी में इतना बड़ा रिसेशन आया तो इसका इम्पेक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी थोड़े स्लो डाउन में चली गई और ग्रोथ रेट घट के 6.7% हो गया हमारा। और दूसरा जो फिर से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ वो 2011 में हुआ, जो सोवरेन बॉन्ड का इश्यू था, सोवरेन डेब्ट का इश्यू था यूरोप में, तो 2011 में। इससे फिर से ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली गई और फिर से हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट पड़ा और फिर से हमारा ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो गया। बट स्टिल ये प्लान फिर भी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट था वो 10th 5 ईयर प्लान से तो ज़्यादा ही था। तो वो कुल मिलाकर ये प्लान सक्सेस रहा था इंडिया में। अब आते हैं 12th 5 ईयर प्लान पर। 2012 से 2017 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इस वक्त ऑलरेडी, जैसे हमने बोला, 2011 के वक्त के फाइनेंशियल क्राइसिस से ये पूरी दुनिया गुजर रही थी। इस वक्त इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जाहिर सी बात है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि देश की इकोनॉमी को वापस जो हमारे विकास के पथ पर वापस लाना, ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसमें 25 कोर इंडिकेटर्स दिखाए गए थे जिस पर हमारी कंट्री को काम करना था। पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसियाँ बना दी जो इस 25 कोर इंडिकेटर्स पे फोकस करे और ज़्यादा फास्टर, समावेशी और इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारे 5 ईयर प्लान्स का लेक्चर। अब